अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर फिजिक्स का टॉपिक है हमारा एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, चैप्टर नंबर 17 का फिजिक्स का। और इसके कॉन्सेप्ट देखते हैं पहले। टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ब्लैक बॉडी एंड इट्स रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, टी ब्रोगली's आइडिया, पेयर प्रोडक्शन एंड एनिहिलेशन, एंड द लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे और बारी बारी कॉन्सेप्ट लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम किसी भी, जैसे हम फोटो में देखते हैं, फ्रेम हम लगाते हैं फोटो में, डिजाइन जब हम फोटो कोई भी तस्वीर लेते हैं उसके ऊपर फ्रेम लगाते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम फिजिक्स के हवाले से या मैथमेटिक्स के हवाले से बात करें, कोई से भी कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो रिलेटिव हो, जिसकी बुनियाद पर टू विच मेजरमेंट्स आर टेकन, यानी कि ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो रिलेटिव हो मेजरमेंट्स के खिलाफ, यानी मेजरमेंट के साथ रिलेटिव हो। मैथमेटिकली हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इन टर्म्स ऑफ सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तीन अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, सिंपल ये इशारा है एक्स वाई और जेड एक्सिस की जानिब। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें क्या पता चलता है। Example is the location of an aeroplane is completely specified when an aeroplane is 2000 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कराची एंड 20 किलोमीटर अबव द सी लेवल। अब देखिए, हमें दो डायरेक्शन पता है। एक डायरेक्शन हमें पता है 2000 किलोमीटर वेस्ट ऑफ कराची। इसको अगर मैं अज्यूम कर लूँ, ये एक्स एक्सिस की जानिब है, एक कोऑर्डिनेट इसकी वैल्यू आ गई एक कोऑर्डिनेट की जानिब है, ये सही है। दूसरा 20 किलोमीटर अबव दी सी लेवल, सी लेवल से एरोप्लेन 20 किलोमीटर ऊपर है, ये वाई एक्सिस आ गया। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। कोऑर्डिनेट सिस्टम रिलेटिव हो किससे? जो मेजरमेंट्स हमें गिवन है, 2000 किलोमीटर और 20 किलोमीटर। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हमें पता चलता है लोकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पता चल सकती है, और इसके अलावा वो कहाँ लाई कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, सारी हमें पता चल सकती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के थ्रू। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है हमारे पास, और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। बारी बारी डिस्कस करते हैं। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास ऐसा फ्रेम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट रेस्ट की हालत में हो या मूव करे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि वेलोसिटी में कोई तब्दीली ना हो। जब वेलोसिटी में कोई तब्दीली नहीं हो तो इसका मतलब हुआ ये कि एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, गैलीलियन के लॉ आ जाते हैं इसके अंदर, और न्यूटोनियन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लॉ आ जाते हैं। न्यूटोनियन के जितने भी लॉ हैं वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लॉ ऑफ फिजिक्स ऑन अ बॉडी रिमेन अनचेंज। जितने भी फिजिक्स के लॉ हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर चेंज नहीं होते। एक्सेलरेशन और फोर्स जीरो है क्योंकि वेलोसिटी है हमारे पास यूनिफॉर्म। एग्जाम्पल मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ की मोशन एग्जाम्पल है, और कॉन्स्टेंटली मूव करती रहती है अर्थ की मोशन विदाउट चेंजिंग इन वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहती है, एक्सेलरेशन जीरो रहता है अर्थ का। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर जाए नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इसका मतलब वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। तो वेलोसिटी में तब्दीली आएगी तो एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगी, फोर्स होगी तो सारे लॉ ऑफ फिजिक्स भी सेम रहेंगे। तो लॉ ऑफ फिजिक्स डजंट रिमेन सेम। इनर्शियल फ्रेम में लॉ ऑफ फिजिक्स सेम रहेंगे, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमारे पास लॉ ऑफ फिजिक्स सेम नहीं रहेंगे हर बॉडी पर, सिवाय एक लॉ के, और वो लॉ है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन। एग्जाम्पल है जैसे फ्री फॉल मोशन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल। आप ऑब्जेक्ट्स लें, एक को 20 मीटर की हाइट से नीचे की जानिब फेंकें और दूसरे को 40 मीटर की हाइट से, तो जो जितनी जिसकी हाइट कम होगी वो उतना तेजी से आके गिरेगा नीचे। इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी दोनों में फर्क आएगी फ्री फॉल मोशन के अंदर।
जब वेलोसिटी का फर्क आ रहा है इसका मतलब वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, लेकिन एक्सेलरेशन फ्री फॉल के केस के अंदर हम क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जदीद दौर की थ्योरी है ये, और क्या इसके अहम पॉइंट है, रिलेटिविटी, रिलेटिव, ये पॉइंट दिमाग में रखना है कि हर चीज़ इसके अंदर रिलेटिव वाली बात हो। ऑस्लेट देखते हैं, देयर इज नो एब्सोल्यूट मोशन, कोई भी मोशन एब्सोल्यूट नहीं है, फिक्स नहीं है, एवरी मोशन इज रिलेटिव टू अदर। जैसे इस वक्त हम लोग आपसे टीचिंग कर रहे हैं, सही है, तो हम दोनों मतलब कि आप लोग और मैं एक दूसरे के मुकाबले में रेस में हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, एक बंदा है बस में बैठा हुआ है, बस मूव कर रही है, एक तीसरा शख्स है उसे बाहर से देख रहा है बस से, वो कहेगा कि यार आदमी और बस दोनों मूव कर रहे हैं, हालांकि जो बस में बैठा हुआ आदमी है वो कहेगा यार मैं तो रेस की हालत में, और जो सामने वाला बंदा वो कहेगा यार बस भी मूव कर रही है, बस के अंदर जो आदमी बैठा हुआ है वो भी मूव कर रहा है। तो उसका मतलब ये वो कोई भी मोशन फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। आइंस्टाइन के मुताबिक हर मोशन रिलेटिव है एक दूसरे की। दूसरा पॉस्टुलेट था इसका, स्पीड ऑफ लाइट रिमेन अनचेंज। स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, वैल्यू है 3 एक्सपोनेंट मीटर पर सेकेंड, रिमेन अनचेंज आइदर सोर्स ऑफ लाइट मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। यानी कि लाइट का सोर्स जो ऑब्जर्व कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, उसके करीब चली जाए या उससे दूर चले जाए, स्पीड ऑफ लाइट अपनी जगह रहती है, ये चेंज नहीं होती, 3 एक्सपोनेंट मीटर पर सेकेंड रहती है। रिजल्ट्स क्या निकले स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, कंक्लूजन जिसे हम कहते हैं, क्योंकि फॉस्लेट दिए, फॉस्लेट के बाद हमारे पास रिजल्ट मिले। टाइम डायलेशन, टाइम में इजाफा हो जाना, एक ये टी नॉट है हमारे पास, रेस्ट मास टाइम। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर जाए स्पीड ऑफ लाइट से, यानी उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाए स्पीड ऑफ लाइट के, तो हमारे पास टाइम पीरियड होगा, क्योंकि v की जगह अगर मैं c रखूंगा, c अपॉन सी 0, c अपॉन सी 1, 1 माइनस 1 0, और कोई भी डिजिट 0 से डिवाइड होता है तो आंसर आता है हमारे पास इन्फिनिटी, तो टाइम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता स्पेशल थ्योरी के केस में, किसकी रफ्तार से, स्पीड ऑफ लाइट की रफ्तार से। तो टाइम में इजाफा हो जाएगा और इंक्रीज इन मास, दूसरा पॉइंट हमें मिला रिजल्ट, मास में इजाफा हो जाना। एम नॉट हमारे पास है रेस्ट मास, अगर कोई ऑब्जेक्ट अप्रोच कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट को, यानी उसकी कुछ वेलोसिटी है, तो उसके मास में इजाफा हो जाएगा उसके रेस्ट मास के मुकाबले। तो ये कंक्लूजन हमें मिला आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। तीसरा जो है हमारे पास पॉइंट, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। पॉइंट से जाहिर है लेंथ में कमी आएगी, ना कि इजाफा होगा। कंक्लूजन सिंपल है, L इक्वल्स टू L नॉट 1 माइनस होल स्क्वायर V अपॉन C का होल स्क्वायर। V यहाँ पे वेलोसिटी हो गई, C इज द स्पीड ऑफ लाइट। L नॉट वो ऑब्जर्वर जो, या वो ऑब्जेक्ट जिसकी लेंथ स्टार्टिंग में रुकी हुई है, मूव नहीं कर रहा, और L वो जब वो मूव कर जाए। और लास्ट जो हमें पॉइंट मिला, रिजल्ट्स मिला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, वो मिला मास एनर्जी रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, मास स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। कोई भी, जैसे आप लकड़ी लेते हैं, लकड़ी को जलाते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, सिंपल एनर्जी में। तो सारा का सारा मास कहाँ चला जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी का जब वेट डिक्रीज होता है तो वो कहाँ चला जाता है, वो वेट एनर्जी की सूरत में चला जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। तो जितना भी मास हो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है। तो ये चार हमारे पास रिजल्ट्स निकल कर आए किसके, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ब्लैक बॉडी, नाम से जाहिर है बॉडी ऐसी जो ब्लैक हो। अब करती क्या है ब्लैक बॉडी, पहले ये देखते हैं, ऐसी बॉडी जो एब्जॉर्ब करे रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस एज वेल एज इमिट रेडिएशन, यानी कि जज्ब करने की सलाहियत भी हो ऐसी बॉडी, रेडिएशन एब्जॉर्ब करे और इमिट भी करे रेडिएशन अपनी सरफेस से या बॉडी से, वो कहलाती है ब्लैक बॉडी।
ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होती है? यानी कि जब ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं, व्हेन अ ब्लैक बॉडी इज हीटेड देन इट विल ग्लो एंड रेडिएट एनर्जी। वो चमकती है यानी शाइन करती है, और रेडिएट का मतलब है इजेक्ट करती है एनर्जी को। वो एनर्जी जो निकलती है वो कहलाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी क्या? जो एब्जॉर्ब भी करे रेडिएशन और इमिट भी करे रेडिएशन। और ब्लैक बॉडी रेडिएशन को जब ब्लैक बॉडी को जब हम हीट करते हैं तो उससे जो रेडिएशन निकलती हैं वो कहलाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ब्लैक बॉडी की? इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी, यानी सरफेस का जो भी मटेरियल है उससे आज़ाद है। कोई सा भी मटेरियल हो सकता है, कोई सी भी बॉडी या कोई सी भी सरफेस ब्लैक बॉडी बनने की सलाहियत रखती है, मास से आज़ाद है। सिर्फ डिपेंड कर रही है किस पर? डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कैविटी। सरफेस कितनी, सरफेस के अंदर कितना कर्व है, कैविटी कितनी है सरफेस के अंदर। ब्लैक बॉडी रेडिएशन लाई इन द रीजन ऑफ इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट ओनली। इंफ्रारेड इसकी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है और विजिबल लाइट जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, सिर्फ इनके दरमियान इस रीजन में लाई करती है ब्लैक बॉडी की रेडिएशन, इसके अबव ना बिलो लाई करती है। A group of different wavelength at a particular temperature, यानी कि ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशंस होती हैं वो बहुत सी मुख्तलिफ वेवलेंथ का मजमुआ होती हैं एक, लेकिन उनका जो सबका टेम्परेचर जो होता है उन सबका टेम्परेचर क्या होता है? सेम रहता है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। वेवलेंथ डिफरेंट डिफरेंट हो सकती हैं उन रेडिएशंस की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट किसी भी मेटेलिक प्लेट पर पड़ती है जब, तो उस प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है उस सरफेस से। वो इलेक्ट्रॉन कहलाता है फोटो इलेक्ट्रॉन, और ये पूरा फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपके सामने ये डायग्राम भी शो हो रही होगी। ये पूरी प्लेट है, एक प्लेट पी डैश और दूसरी प्लेट है पी डैश, और ये बैटरी से कनेक्टेड है। वोल्टेज साइन है, एम्पेयर आ गया करंट नोट करने के लिए। यहाँ से ही जो एरो बन रहे हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट इंसिडेंट हो रही है किस पर? प्लेट पर। जैसी इंसिडेंट होगी मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने का जो ये फिनोमेना है पूरा, ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे किस जानिब जा रहे हैं? आप देखिए डायरेक्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन निकल के माइनस से निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? पॉजिटिव की जानिब, पॉजिटिव साइन ऑफ द बैटरी की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ ये वो सारे इलेक्ट्रॉन जो मेटल की सरफेस से निकल जाए वो कहलाते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और पूरा ये फिनोमेना इलेक्ट्रॉन का निकलने का, लाइट जब पड़ती है मेटेलिक सरफेस पर, सिर्फ मेटल से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, नॉन मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकता। तो ये पूरा फिनोमेना कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इक्वेशन क्या है हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की? टोटल एनर्जी बराबर है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। फाई नॉट जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है वर्क फंक्शन, और जिसकी वैल्यू है एच, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है, कम से कम फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकल जाए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकल जाए, और वर्क फंक्शन वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिस पर इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकल जाए। एच क्या है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बराबर होती है इलेक्ट्रॉन के चार्ज मल्टीप्लाई बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। कितना इलेक्ट्रॉन रोकने की सलाहियत रखता है कोई भी मेटल जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है मेटल के ऊपर। अब इन दोनों की वैल्यूज मुझे पता चल गई, वर्क फंक्शन की और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। मैं सिंपल इन दोनों को उठा के मेन इक्वेशन में डाल दूंगा। डाल देते हैं। डालने से मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म मिल गई, एच ब्रैकेट फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है ये इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है, और वी नॉट ये है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इक्वल्स टू ई स्टॉपिंग पोटेंशियल।
कैपिटल वी नॉट जो है हमारे पास वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, कितना इलेक्ट्रॉन आप रोक सकते हैं जब लाइट पड़ रही है मेटल के ऊपर। तो ये पूरी इक्वेशन दिमाग में रखनी है हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। टोटल एनर्जी बराबर है अमाउंट ऑफ वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्लेनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे मदद देता है हमें एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम थ्योरी, या क्वांटम थ्योरी कैसे एक्सप्लेन करती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। कुछ पॉइंट्स हैं वो दिमाग में रखे हुए चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन या तो एब्जॉर्ब करेगा पूरा फोटोन, एन इलेक्ट्रॉन आइदर एब्जॉर्ब वन होल फोटोन और इट एब्जॉर्ब नन। फोटोन इंसिडेंट लाइट जो पड़ती है इस पे पड़ती है, मेटल की सरफेस पे पड़ती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा एक होल फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, आधा नहीं करेगा, ढाई नहीं करेगा, पूरा एक करेगा फोटोन, सही है, एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। आफ्टर एब्जॉर्बिंग इलेक्ट्रॉन लीव्स द आफ्टर एब्जॉर्बिंग फोटोन इलेक्ट्रॉन लीव्स द सरफेस ऑफ मेटल, और अपनी एनर्जी कहाँ दे देगा, मेटल को दे देगा। इस दौरान वो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन, इस दौरान वो कोई दूसरा फोटोन नहीं ले सकता। समझ में आ रही बात, मतलब इलेक्ट्रॉन एक वक्त में एक फोटोन लेगा। जैसे अगर मुझे भूख एक रोटी की है तो मैं एक वक्त में एक रोटी ही लूंगा, एक से ज्यादा फोटोन नहीं लूंगा। मुझे पता है मेरी एक रोटी से मेरा पेट भर जाएगा तो मैं दूसरी रोटी क्यों लूंगा। तो इलेक्ट्रॉन भी एक फोटोन लेगा, जैसे उसे एक फोटोन मिलेगा पूरा, वो निकल जाएगा मेटल की सरफेस से। अब ये उसके ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन मेटल की सरफेस से निकले या अपनी एनर्जी मेटल के अंदर ट्रांसफर कर दे, लेकिन कोई और दूसरा फोटोन नहीं ले सकता वो, या कोई और दूसरी रोटी नहीं ले सकता वो, अगर भूख नहीं है तो। दूसरा पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होती है बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फोटोन। जितने आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते जाएं लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उसी तरह बढ़ते जाएंगे। निकलना मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन उतने ही निकलते जाएंगे जैसे जैसे आप इंटेंसिटी लाइट की बढ़ाते जाएंगे। इंटेंसिटी से मुराद वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। एनर्जी ऑफ फोटोन, फोटोन की एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी विल इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। आपने लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी सिंपल, तो एनर्जी फोटोन की इलेक्ट्रॉन्स की दोनों बढ़ जाएंगी। हमारे पास दूसरा फिनोमेना है कॉम्पटन इफेक्ट, 1923 में दिया हॉली कॉम्पटन ने। क्या था ये, आपके सामने फिगर शो हो रही होगी। जब हाई एनर्जी फोटोन इंसिडेंट होता है टारगेट इलेक्ट्रॉन पर, आप देखें ये जो वेव जा रही है ये इलेक्ट्रॉन पे टकरा रही है। जैसे ये टकराएगी बोथ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, आप देखें फोटोन यहाँ गया वेव की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन यहाँ गया। इलेक्ट्रॉन क्योंकि मैटर है और फोटोन मैटर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास मोमेंटम कुछ ना कुछ होता है, और वो वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में चला गया। मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का होगा तो मोमेंटम के दो कंपोनेंट आपके सामने नजर आ रहे होंगे, पी कॉस थीटा और पी साइन फाई। इलेक्ट्रॉन का मास एम नॉट, एनर्जी होती है फोटोन की, मास नहीं होता फोटोन का, क्योंकि जाहिर सी बात है एनर्जी है, एनर्जी का मास नहीं होगा, सिंपल। तो जब कभी हाई एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन पे हिट करती है, बोथ फोटोन और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड हो जाते हैं। स्कैटर्ड से मुराद बिखर जाते हैं। देखें फोटोन कहाँ गया, एक एंगल पर गया, इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, वो भी एक एंगल पर गया। एंगल किससे, सरफेस से। द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों की लेस होगी इंसिडेंट फोटोन से, यानी कि जो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी थी ना, बाद वाली फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा होगी। नहीं, जो स्टार्टिंग में फ्रीक्वेंसी है ना वो ज्यादा होगी, किसके, सही कह रहा था मैं, इंसिडेंट फोटॉन्स हमेशा ज्यादा होगी, बस ये दिमाग में रखनी है। दिस इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। शुरू में फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी फोटोन की, टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन से फोटोन की जो एनर्जी है, तो फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी का फिनोमेना कहलाता है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन शिफ्ट इन वेवलेंथ, इक्वेशन दिमाग में रखते हैं ये वाली।
कि वेवलेंथ में कितना चेंज आ रहा है उसके पास, आपके सामने सिर्फ ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है। एंगल चेंज होता जाएगा। अगर एंगल यहाँ पर 90 होगा, cos 90 क्या होता है 0, तो आपको पूरी की पूरी ये वेवलेंथ मिल जाएगी 2.426 एक्सपोनेंट -12। cos 0 1 होगा, यानी एंगल्स एक ही डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रहे इलेक्ट्रॉन और फोटोन। एंगल किसके दरमियान है? ये इलेक्ट्रॉन और फोटोन के दरमियान। तो सिंपल एंगल पे डिपेंड कर लिए वेवलेंथ। डी ब्रोगलाइस आइडिया 1924 में दिया था। और क्या कहता है डी ब्रोगलाइस आइडिया? every moving body will associate a wave whose wavelength is equal to ratio of Planck constant to the momentum of a body। यानी कि हर चलता पार्टिकल, कोई भी जो मूविंग पार्टिकल है, अगर वो मूव कर रहा है या कोई भी मूविंग बॉडी है, तो वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर देगी या वेव लाइक फॉर्म देगी, जिसकी वेवलेंथ बराबर होगी रेशियो ऑफ प्लैंक कांस्टेंट टू द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है, लैम्डा बराबर होगी h/p के। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, p क्या है? मोमेंटम। एनर्जी हम जानते हैं, एनर्जी बराबर होती है, रिजल्ट था ये स्पेशल थ्योरी का, रिलेटिविटी का। एनर्जी बराबर होती है mc² की, लेकिन एनर्जी बराबर होती है h फ्रीक्वेंसी के भी। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c/λ के। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। दोनों एनर्जीज को कंपेयर कर लिया जाए अगर, तो यहाँ से अच्छा, मोमेंटम क्या होता है हमारे पास? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, mc होता है मोमेंटम। mc की जगह मैं जब p रख दूंगा और मेरे पास, मुझे पता है कि v/c लैम्डा के बराबर होता है, तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये पूरी डेरिवेशन जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ वो इसके लिए है, लैम्डा इक्वल्स टू h/p। तो दोनों एनर्जीज को कंपेयर कर कर हमारे पास रेशियो आया किसका? h/p का। h क्या है? प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, बराबर किसके है? वेव लेंथ के। यानी पंखा अगर चल रहा है तो डी ब्रोगलाइस के मुताबिक वो एक वेव है, ना कि पार्टिकल। कोई भी इसी तरह इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिट पर मूव कर रहा है तो वो पार्टिकल नहीं है, वो वेव है। ये किसने आइडिया दिया था? डी ब्रोगलाइस ने। पेयर प्रोडक्शन, नाम से जाहिर है दो पेयर प्रोड्यूस होंगे। कैसे होंगे? आपके सामने ये डायग्राम शो हो रही है। अगर हम फोटोन को स्टॉप करें, इफ वी स्टॉप अ फोटोन विद द हेल्प ऑफ हैवी इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑफ न्यूक्लियस, बीच में आपको न्यूक्लियस दिख रहा है और हम फोटोन जा रहा है, फोटोन के रास्ते में न्यूक्लियस अगर डाल दें, बीच में खड़ा कर दें न्यूक्लियस को, भाई अब गुजर के दिखाओ फोटोन, होगा ये फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी डिस्ट्रॉय एंड प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। दो पेयर में डिस्ट्रॉय होगा, एक पॉजिट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में फर्क सिर्फ साइन का है, इनके चार्ज सेम होते हैं, मास सेम होते हैं, सिर्फ चार्ज का फर्क है। पॉजिट्रॉन पॉजिट यानी प्लस, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव। दोनों की काइनेटिक एनर्जी में भी सिर्फ साइन का ही फर्क है, एक प्लस है एक माइनस है। तो जब कभी फोटोन के रास्ते में आप न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस खड़ा कर दो, ला के रख दो, तो फोटोन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। किस और प्रोड्यूस करेगा? दो मैटर, एनर्जी कन्वर्ट हो गई मैटर के अंदर। किसने दिया था ये लॉ? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हमने कंक्लूजन निकाला था ना, इक्वल्स टू mc²। तो वही वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पर। फोटोन कन्वर्ट हो गया दो मैटर्स में, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। ऐसा फिनोमेना है जिसमें फोटोन प्रोड्यूस करे दो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, कहलाता है पेयर प्रोडक्शन। इक्वेशन क्या है पेयर प्रोडक्शन की? फॉर पेयर प्रोडक्शन एनर्जी ऑफ फोटोन मस्ट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है। 1.02 से ग्रेटर होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए पेयर प्रोडक्शन करवाने के लिए, फिनोमेना अकरेंस करवाने के लिए। और जो पूरी इक्वेशन आ गई हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ, टोटल एनर्जी बराबर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, और प्लस कर देंगे लास्ट में 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट 6। एनिलेशन, एनिलेशन में होता यह है कि फोटोन
इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में कंबाइंड होते हैं। इलेक्ट्रॉन का साइन है माइनस, पॉजिट्रॉन का साइन है प्लस। दोनों कंबाइंड होकर जब बनते हैं तो बनने से ये 2 फोटोन प्रोड्यूस करते हैं। दोनों फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है 0.51 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी? 0.51 एम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेसिकली अगर मैं प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को कंबाइन कर दूं तो मुझे मिलेगा 2 फोटोन और उनकी एनर्जी होगी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईच। अब मैटर से कहाँ जा रहे हैं हम? एनर्जी में जा रहे हैं। तो E इक्वल्स टू mc² फिर लग गया। एनिलेशन सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैटर इनटू एनर्जी। मैटर से एनर्जी की जानिब बढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में हाइजेनबर्ग ने दिया था। मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल कैन नॉट फाइंड साइमल्टेनियसली विद प्रॉपर एक्यूरेसी। एक पंखा चल रहा है, मैंने आपको कहा कि जरा इसका मोमेंटम निकालना और पोजीशन निकालना एक साथ, तो आप दोनों एक साथ नहीं निकाल सकते, अलग अलग निकाल सकते हैं, एक साथ नहीं निकाल सकते। जैसे आप पोजीशन निकालने जाएंगे ना पंखे की, पंखा किस तरफ है, आप मोमेंटम नहीं निकाल सकते। और अगर आप मोमेंटम निकालने जाएंगे पंखे की तो आप पोजीशन नहीं बता सकते। साइमल्टेनियसली आप दोनों को फाइंड नहीं कर सकते। एक्यूरेसी यहाँ पे लिखा हुआ है एक लफ्ज, एक्यूरेसी के साथ। गलत सलत बता सकते हैं लेकिन एक्यूरेसी के साथ आप नहीं बता सकते। तो ये प्रिंसिपल दिया था अनसर्टेनिटी, किसने दिया था? हाइजेनबर्ग ने। मैथमेटिकल इक्वेशन आ गई है, डेल पी डेल एक्स इक्वल्स टू एच। डेल पी क्या? मोमेंटम है, डेल एक्स क्या? पोजीशन, इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू है 6.63 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। यूनिट याद रखना है इसका, जूल सेकेंड। एनर्जी टाइम रिलेशन मैथमेटिकली ड्राइव होकर आई है ये भी। डेल ई बराबर है डेल टी इंटू एच, यानी कि अगर मैं एनर्जी को मल्टीप्लाई करवा दूं टाइम से तो वो बराबर आ जाता है प्लैंक कांस्टेंट के। ये कहलाती है एनर्जी टाइम रिलेशन की इक्वेशन। और ये आई कहाँ से? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ही आई है ये। तो यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट देखे, एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लेकर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है वो ये कि हमें ये दिमाग में रखना है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर वेलोसिटी जो है चेंज नहीं होती, वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, तो एक्सेलरेशन उसके अंदर होता नहीं है। सबसे फिर उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना आ जाता है कि जब आप मेटल पे अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। इसके अलावा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट आ गया डी ब्रॉग लाइट्स। डी ब्रॉग लाइट क्या कहता है? हर चलता हुआ पार्टिकल वेव है, हर चलता हुआ बॉडी वेव है। तो ये पंखा चल रहा है वो वेव है डी ब्रॉग लाइट के मुताबिक। उससे पहले पार्टिकल था, उससे पहले जितनी भी थ्योरीज आई, पंखा अगर चल रहा है तो वो पार्टिकल है। लेकिन डी ब्रॉग लाइट ने बोला भाई जो भी चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ऑर्बिट में, वो वेव है। देन उसके बाद अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया और उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा आज का चैप्टर।